बहुत बाहर चलनी है मैं। अनम्यूट करा रहा हूँ। जस्ट बेटा स्क्रीन शो हो रही है सभी को? बेटा स्क्रीन शेयर हो रही है सभी को? एक मिनट बेटा। अब आ रही है बेटा वॉइस? ओके, ध्यान दो कोई। अच्छा बेटा, हमारा जो लास्ट चैप्टर था मोशन इन स्ट्रेट लाइन, सेकंड यूनिट का फर्स्ट चैप्टर, वो कंप्लीट हो गया। किसी को कोई डाउट उसमें से? क्लियर है सभी को? ओके, उसका टेस्ट आपका ट्यूसडे को है ना? ओके, अगर बीच में कोई प्रॉब्लम आए तो पर्सनली पूछ लेना। ओके, मैसेज और कॉल कर। ओके, नेक्स्ट चैप्टर है हमारा सेकंड चैप्टर आपका वेक्टर्स। बहुत ही इजी चैप्टर है वेक्टर्स, ठीक है। जो हमने मोशन इन स्ट्रेट लाइन स्टार्टिंग में टू क्वांटिटीज डिस्कस की थी, स्केलर एंड वेक्टर क्वांटिटी। याद है सभी को? ठीक है, स्केलर एंड वेक्टर क्वांटिटी। जो स्केलर था उसमें क्या होता था? मैग्नीट्यूड। ठीक है, जो वेक्टर था उसमें मैग्नीट्यूड भी होता था और साथ में डायरेक्शन भी होती थी। यही होती थी ना वेक्टर क्वांटिटी। और जो ये वेक्टर क्वांटिटीज हैं, जो ये आपका सेकंड चैप्टर है, उसी के रिगार्डिंग है सारा। वेक्टर पर स्केलर हट गया इसमें से। अब हमने सिर्फ और सिर्फ वेक्टर की बात करनी। ओके, यस। तो इसके रिलेटेड जो आपकी मेन मेन टर्म्स हैं, आज हमने वही डिस्कस करनी है। बहुत ही इंटरेस्टिंग, बहुत ही इजी चैप्टर है आपका, ठीक है। फिर भी आपको बीच में कोई भी डाउट आए तो मुझे रोक कर पूछ लेना। सबसे पहले आपका रिप्रेजेंटेशन ऑफ अ वेक्टर स्क्रीन क्लियर दिखाई दे रही है? ओके, ओके। सबसे आप पहले है जो आपका रिप्रेजेंटेशन ऑफ अ वेक्टर। किसी भी वेक्टर को रिप्रेजेंट कैसे करते हैं? उसे रिप्रेजेंट करते हैं ऐसे, एक एरो से। ठीक है, एक एरो ऐसे। ठीक है, किसी भी क्वांटिटी पर अगर जे उसके ऊपर एरो लगा हुआ है, इट मींस वो वेक्टर है, वेक्टर क्वांटिटी है। ओके। और जे इसका हेड होता है और ये इसकी टेल होती है। एक्चुअल में जो हमारा वेक्टर है उसकी जो लेंथ है, वो उस क्वांटिटी का मैग्नीट्यूड रिप्रेजेंट करती है। बट जब हमने इसे रिप्रेजेंट करना होता है, जैसे ए के ऊपर वेक्टर डाल दिया तो ऐसे ही कर देते हैं। ठीक है, बट जो इसका एक्चुअल मीन है, ये मैग्नीट्यूड शो करती है जो वेक्टर की लेंथ है। ठीक है, और जो वेक्टर होता है उसकी जो पीछे वाली विदाउट एरो वाली है वो टेल है, जहां पर एरो लगा हुआ है वो हेड है। ओके, गुड। और जो इसकी रिप्रेजेंटेशन है जो हमने चैप्टर में करनी है, फिर इसमें आगे आएगी। अगर तो हम मैग्नीट्यूड की बात कर रहे हैं, किसी भी क्वांटिटी का मैग्नीट्यूड ऐसे रिप्रेजेंट होता है, जैसे मैंने ए एग्जांपल ले ली। ठीक है, कोई भी क्वांटिटी है ए, ठीक है, उसका अगर मैग्नीट्यूड रिप्रेजेंट करना है, सिंपल उसको लिख दिया, ए लिख दिया, या फिर मोड लगा देते हैं ऐसे। ठीक है, मॉड्स आपने मैथ में किया होगा। जो मेडिकल के स्टूडेंट हैं उन्होंने 10th तक तो किया ही है मॉड्स। ठीक है, जो क्वांटिटी को क्या कर देते हैं, पॉजिटिव बना देते हैं। क्योंकि हम मैग्नीट्यूड की बात कर रहे हैं तो मैग्नीट्यूड में वेक्टर की बात नहीं होगी, डायरेक्शन की बात नहीं होगी, तो हमने मॉड लगा दिए, काम ही खत्म कर दिया। ओके। और वेक्टर को कैसे रिप्रेजेंट करना है? कोई भी क्वांटिटी है उसके ऊपर ऐसे छोटा सा वेक्टर लगा देना है, वो वेक्टर क्वांटिटी बन जाएगी। ठीक है, और बहुत सारी बुक्स में उसे ऐसे बोल्ड कर देते हैं। अगर वेक्टर नहीं लगा हो होगा ऊपर तो ऐसे बोल्ड होगी वो क्वांटिटी। बोल्ड का मीनिंग भी वेक्टर क्वांटिटी ही है। ठीक है,
बुक से बुक चेंज हो जाता है कई बार जो रिप्रेजेंटेशन का है। और ये आपका जो फर्स्ट था रिप्रेजेंटेशन ऑफ अ वेक्टर वो हो गया, ठीक है, कि वेक्टर को रिप्रेजेंट कैसे करते हैं। सेकंड टर्म आ रही है जो आपकी पोजीशन वेक्टर। जो आपकी बहुत काम आना है आगे पोजीशन वेक्टर, जो आगे डेरिवेशंस आनी है, जो आपने डेरिवेशंस आएंगी उसमें जो बस एक टर्म ही यूज होगी कि दिस इज अ पोजीशन वेक्टर। वो क्या है वो आपको साथ साथ नहीं बताएंगे आगे डेरिवेशंस में से, ठीक है। तो वो अब आप क्लियर कर लो अब कि वो है क्या। आगे सिर्फ और सिर्फ इसकी टर्म यूज होंगे हैं। पोजीशन वेक्टर क्या है, जैसे मान लो हम कोई भी ऑब्जेक्ट ले रहे हैं प्लेन में, एक्स वाई प्लेन ले लिया हमने, एक्स वाई प्लेन, ठीक है। हमारे पास एक्स वाई जेड कोऑर्डिनेट्स होते हैं ना, उनमें से हमने दो लिए, प्लेन लिया एक्स वाई प्लेन, ठीक है। और कोई भी ऑब्जेक्ट है ए, जो जे डॉट है जहां पर उसकी क्या है पोजीशन है, जो रेड डॉट है उस ऑब्जेक्ट की पोजीशन है, उसको हमने नेम दे दिया ए, ठीक है। और ये है ओरिजन, प्लेन का ओरिजन यहीं पर है ना। जो वेक्टर ओरिजिन से लेकर जहां तक जा रहा है, रेड वेक्टर जो मैंने रेड वेक्टर ड्रॉ किया ये पोजीशन वेक्टर होगा। मतलब ये वेक्टर पोजीशन को रिप्रेजेंट कर रहा है, ओरिजिन से लेकर उस पॉइंट तक की पोजीशन को रिप्रेजेंट कर रहा है ना। तो इस वेक्टर को हमने क्या नेम दे दिया, पोजीशन वेक्टर। तो पोजीशन वेक्टर क्या है, एक ऐसा वेक्टर जो किसी भी ऑब्जेक्ट की एक्स वाई प्लेन में पोजीशन को रिप्रेजेंट करे। उस वेक्टर को हमने नेम दे दिया पोजीशन वेक्टर का। ओके बेटा, क्लियर है जहाँ फिर रिपीट करूं पोजीशन वेक्टर टर्म। ओके, हमने पोजीशन वेक्टर बताना है कि पोजीशन वेक्टर होता क्या है। सबसे पहले हमने क्या लेना है, एक्स वाई प्लेन, एक्स वाई, और ये क्या हो गया उसका ओरिजिन, ठीक है। मान लो एक्स वाई प्लेन के बीच कोई ऑब्जेक्ट है, कहीं पर भी प्रेजेंट हो सकती है वो, ठीक है। ये है उसकी पोजीशन ए, उसको नेम दे दिया हमने, ए नेम दे दिया, ठीक है। और जो रेड डॉट है वो उसकी पोजीशन है। जो वेक्टर ओरिजिन से इस पॉइंट तक होगा, ठीक है, मीन्स जो वेक्टर इस ए ऑब्जेक्ट की पोजीशन को रिप्रेजेंट करेगा उस वेक्टर को हम नेम देंगे पोजीशन वेक्टर। मीन्स ये ए ऑब्जेक्ट की पोजीशन का वेक्टर है, जे ए ऑब्जेक्ट की पोजीशन को रिप्रेजेंट कर रहा है ओरिजिन से, ठीक है। और इस वेक्टर का नेम होगा ओ ए वेक्टर। मोस्टली मॉडर्न की बुक में जो पोजीशन वेक्टर है उन्हें आर से रिप्रेजेंट किया गया है, आर वेक्टर। अब क्लियर है बेटा। ओके गुड, ठीक है। हमारी जो टू टर्म्स थी वो हो गई, ठीक है। ये मैंने बता दिया आपको, ये आपकी बुक में से ही उठाया है मैंने, ठीक है। आपके लिए शॉर्ट नोट्स रेडी कर दिए कि रिवीजन के लिए आपको इजी हो जाएगा। इसमें प्रैक्टिकल काफी है, इतना हमें नीड नहीं है। बट अगर कोई टर्म आती है उसकी प्रॉपर डेफिनेशन आपने बुक में से ही करनी है। ओके, ऐसा ना हो कि ऐसे छोटे छोटे पॉइंट्स लिख दो आप एग्जाम में, ये सिर्फ आपकी कन्वीनियंस के लिए है कि आपको समझना इजी हो जाए, इजी लैंग्वेज में बना दिया। ओके, पोजीशन वेक्टर के मैंने तीन पॉइंट्स डाले हैं जहां पर, एक तो हमारे पास एक्स वाई प्लेन होना चाहिए, दूसरा जो वेक्टर है उसका नेम क्या है, ओ ए वेक्टर इज पोजीशन वेक्टर ऑफ ऑब्जेक्ट एट ए, जो ए पर पड़ी है पोजीशन, ए पोजीशन पर ऑब्जेक्ट है, ठीक है, उसका पोजीशन वेक्टर है ओ ए वेक्टर। और आर जहां पर क्या है, डिस्टेंस फ्रॉम ओरिजिन, जहां पर इसे क्या बोल सकते हैं, लेंथ ऑफ वेक्टर। ओके, और जो आपकी नेक्स्ट टॉपिक है डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट, ये हमने मोशन इन स्ट्रेट लाइन में बहुत अच्छे तरीके से किया था। अगर किसी को कोई डाउट है तो बता दो, तो मैं इस चैप्टर में से भी आपको क्लियर कर दूंगी, डिक्टो है उसका, कॉपी पेस्ट, डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट।
बेटा अगर किसी को कोई डाउट है तो बता दो, फिर कर लेते हैं, अदरवाइज हम आगे कर लेते हैं। ओके, किसी और को कोई डाउट बेटा? डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट में क्लियर है ना? फिर भी ओवरव्यू थोड़ा सा दे देती हूँ। जैसे हमारे पास ए पॉइंट लेते थे, बी पॉइंट लेते थे, ठीक है। एक तो हमारे पास जो डिस्टेंस है ऐसे बहुत घुमा फिरा कर जाता था, और एक शॉर्ट डिस्टेंस था, ठीक है। जो शॉर्ट डिस्टेंस था उसे हमने क्या नेम दे दिया, डिस्प्लेसमेंट का। और जो येलो वाला है वो क्या है, डिस्टेंस। जो ग्रीन वाला है शॉर्ट पाथ वो क्या है, डिस्प्लेसमेंट। अगर हम इसको डायरेक्शन के साथ लूं तो यहाँ पर वेक्टर लगा दूंगी। डायरेक्शन के साथ तो वेक्टर क्वांटिटी बन गई ना, तो वेक्टर लग जाएगा जहां पर। तो जो ये ग्रीन वाला वेक्टर है जिसका जो हेड है ऑरेंज किया है मैंने, ये जहां पर डिस्प्लेसमेंट वेक्टर बन गया। क्लियर है सभी को? ओके। नेक्स्ट आती हैं टाइप्स। बहुत ही इजी है जो टाइप्स दी हुई है वेक्टर की, ठीक है। ध्यान से सुनना। सबसे पहले है इक्वल वेक्टर्स। इक्वल वेक्टर्स क्या होते हैं, जिनका मैग्नीट्यूड भी सेम हो और जिनकी डायरेक्शन भी सेम हो, ठीक है। कोई भी क्वांटिटी को हम इक्वल तभी बोलते हैं अगर उनकी प्रॉपर्टीज आपस में मैच कर रही हैं, ठीक है। तो वेक्टर की प्रॉपर्टी कौन सी है, एक मैग्नीट्यूड देखना है और दूसरा डायरेक्शन देखनी है। कोई भी दो वेक्टर जिनका मैग्नीट्यूड भी सेम हो और उनकी डायरेक्शन भी सेम हो, इस टाइप के वेक्टर्स को हम इक्वल वेक्टर्स बोलते हैं। और दूसरा पॉइंट आता है आपका अनइक्वल वेक्टर। अनइक्वल वेक्टर ऑब्वियसली कि जो दो प्रॉपर्टीज हम डिस्कस कर रहे हैं, मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन, उनमें से कोई एक सेम नहीं होगी। जहाँ तो कोई दो ऐसे वेक्टर हैं जिनका मैग्नीट्यूड तो सेम है बट उनकी डायरेक्शन ऑपोजिट है। जहाँ फिर कोई दो ऐसे वेक्टर हैं जिनकी डायरेक्शन तो सेम है बट उनका जो मैग्नीट्यूड है वो डिफरेंट है। दोनों केसेस अनइक्वल वेक्टर्स के ही होंगे ना। तो मैंने यहाँ पर शॉर्ट में लिख दिया वन थिंग इज नॉट सेम, या फिर वन प्रॉपर्टी इज नॉट सेम, कि दोनों प्रॉपर्टी में से कोई एक मैच नहीं कर रही, तो उस टाइप के वेक्टर्स को हम अनइक्वल वेक्टर बोलेंगे। थर्ड आता है आपका पैरेलल वेक्टर। पैरेलल जिनकी डायरेक्शन सेम हो, बस इस पॉइंट पर ध्यान देना है आपने, ठीक है। पैरेलल वेक्टर कौन से हैं, जिनकी डायरेक्शन सेम हो, चाहे वो उनकी लेंथ छोटी है चाहे बड़ी है, जैसी मर्जी है, बट उनकी डायरेक्शन सेम होनी चाहिए, ठीक है। और जो पैरेलल वेक्टर्स होते हैं उनमें जो थीटा होता है, उनमें जो एंगल होता है वो जीरो होता है। जहां तक किसी भी बच्चे को कोई डाउट है तो पूछ लो, फिर हम नेक्स्ट इमेज पर करना है। ओके इमरोज आपको? ओके। और कौन है क्लास में? साहिल आपको? साहिल? ओके, नेक्स्ट इमेज करते हैं। नेक्स्ट आ गया एंटी पैरेलल। एंटी पैरेलल मीन्स जिनकी डायरेक्शन सेम नहीं होगी। जो मेन पॉइंट आपने याद रखना है, ठीक है, मैंने वही लिखा है। बट अगर आपको डिफाइन करना आ जाता है तो आपने बुक में से ही उठानी है डेफिनेशन। ओके, ये ना हो कि आप एक पॉइंट लिख कर बोलो कि मैम ने इतना ही करवाया था। ये सिर्फ और सिर्फ आपकी कन्वीनियंस के लिए है कि आपको इजी हो जाए लर्न करना। एंटी पैरेलल मीन्स डायरेक्शन इज नॉट सेम, ठीक है, बट इनमें जो एंगल होगा वो कितना होगा, 180 डिग्री का। पैरेलल में कितना था एंगल, 0 डिग्री। ये बात याद रखना। ओके, एंटी पैरेलल में जो दोनों वेक्टर्स में एंगल है वो कितना है, 180 डिग्री का, और इनकी डायरेक्शन सेम नहीं होती। उसके बाद नेक्स्ट है आपका कोलिनियर। कोलिनियर वैसे तो जो फर्स्ट पॉइंट है उसके नेम से तो यही बनता है, ठीक है, नेम ही कवर हो गया। ठीक है, जो फर्स्ट पॉइंट है कोलिनियर, उसके नेम से तो यही बनता है कि एक्ट ऑन सेम लाइन। को लीनियर, को मीन्स सेम, लीनियर मीन्स लाइन। ऐसे दो वेक्टर जो सेम लाइन पर हैं, दो या दो से ज्यादा, ठीक है,
ऐसे वेक्टर जो सेम लाइन पर है उन्हें हम कोलिनियर बोलते हैं। बट जो पैरेलल एंड एंटी पैरेलल है वो भी इसके अंडर आ सकते हैं। इस टाइप के अंडर इन्हें भी हम ले सकते हैं जो कोलिनियर है। ठीक है, पैरेलल और एंटी पैरेलल भी कोलिनियर के अंडर आ सकते हैं। जो इनकी मेन डेफिनेशन है वो यही है, एक्ट ऑन सेम लाइन। क्लियर? ओके। जितनी भी हम टाइप कर रहे हैं सभी के नेम से उनकी डेफिनेशन बन रही है, बेटा इस बात का ध्यान रखना, ठीक है। सभी के नेम से उनकी डेफिनेशन बन रही है। एक मिनट, टच हो गया। उसके बाद है आपका कोप्लेनर। को सेम प्लेनर, प्लेन जैसे हमने एक्स वाई प्लेन लिया था, एक्स वाई जेड हो गया, ठीक है, ऐसे प्लेन हो गए ना हमारे पास। को प्लेनर वेक्टर लाई ऑन सेम प्लेन, ऐसे वेक्टर जो सेम, जैसे बेटा स्क्रीन, एक मिनट, स्टॉप कर दी मैंने। एक मिनट रुको, आज मैं सर का फोन यूज कर रही हूँ। मुझे यूज नहीं करना आ रहा है। एक मिनट रुको, फिर से स्टार्ट करती हूँ। 1 मिनट वेट बेटा, अभी करती हूँ। हम्म, अब हो रही है? एक मिनट, अब हो रही है? ओके। ओके, एक मिनट। ठीक है, कौन सा बेस कर रहे थे हम? जे वाला कोप्लेनर, ठीक है। कोप्लेनर वेक्टर कौन से होते हैं? वेक्टर लाई ऑन सेम प्लेन, जो वेक्टर सेम प्लेन में लाई करें, ठीक है। जैसे हमने एग्जांपल ली थी ना, प्लेन क्या हो गए हमारे पास, जैसे एक्स वाई प्लेन हो गया, ठीक है, एक्स जेड प्लेन हो गया, जेड वाई प्लेन हो गया, ये सारे प्लेन्स हैं। और इनमें आपने एक बात याद रखनी है, मैंने 2 पॉइंट्स लिखी हैं नीचे डॉट लगाकर। एनी टू वेक्टर्स ऑलवेज कोप्लेनर। अगर टू वेक्टर्स की बात हो रही है तो वो ऑलवेज कोप्लेनर ही होंगे, सोचने की जरूरत नहीं है। बट अगर थ्री की बात हो रही है, मे और मे नॉट बी, वे हो भी सकते हैं और नहीं भी हो सकते हैं। और जो इनकी आपको एग्जांपल है, जब हम मिलेंगे कभी स्कूल में, ठीक है, तो मैं पेन पेन यूज करके आपको शो कर दूंगी कि कैसे प्लेन पर, ठीक है, नोटबुक एंड पेन यूज करके जो शो हो जाता है, ऐसे आपको बोलकर नहीं समझ में आएगा। फिलहाल आप इसे याद रख लो कि अगर टू वेक्टर्स की बात हो रही है वो तो हमेशा ही कोप्लेनर होंगे। बट अगर थ्री वेक्टर्स की हो रही है, तीन इकट्ठे हो भी सकते हैं, नहीं भी हो सकते हैं, दो तो पक्का ही होंगे। क्लियर है ये पॉइंट? बेटा क्लियर है या फिर रिपीट करूं? वॉय ओके, वॉइस आ रही है क्लियर? ओके। नेक्स्ट है कनक्रंट। कनक्रंट के, जस, ठीक है, यही बोला था मैंने। उसके बाद आपका आता है कनक्रंट। कनक्रंट के वर्ड के साथ हमेशा आपको फोर्स लिखा मिलेगा। कनक्रंट वेक्टर जो इसकी है एग्जांपल, फोर्स है, ठीक है। कनक्रंट वेक्टर टाइप में जो फोर्स है वो आपको मोस्टली मिलेगा कंकरंट फोर्सेस। और ये ऐसी फोर्सेस होती हैं जो सेम पॉइंट पर लगे, जैसे मान लो हमारे पास एक चेयर है, ठीक है, एक चेयर को दो जाने इस साइड को उसको अपनी तरफ खींच रही है, दो जाने इस साइड को, तो जो नेट फोर्स है उस चेयर पर वो क्या होगी? इस पर जो नेट फोर्स है वो क्या हो जाएगी? जीरो, क्योंकि चेयर तो अपनी प्लेस चेंज ही नहीं करेगी, डिस्प्लेसमेंट ही नहीं होगा उसमें तो, ठीक है। फोर फोर्सेस सेम लग रही हैं उस पर।
जो ऐसी फोर्सेस हैं जो एक ही पॉइंट पर एक ही टाइम पर लगे उन्हें हम कंकरंट फोर्सेस बोलते हैं, और जो एक वेक्टर की ही टाइप है। ओके। नेक्स्ट टर्म है आपकी जीरो वेक्टर। जीरो वेक्टर को हम नल वेक्टर भी बोलते हैं, और जी 1 मार्क के लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, जीरो वेक्टर कौन सा वेक्टर होता है जिसका जो मैग्नीट्यूड है वो जीरो हो। और अब आप सोचो, अगर कोई भी वेक्टर है, कोई भी क्वांटिटी है जिसका मैग्नीट्यूड ही जीरो हो गया, क्या ये मायने रखता है कि वो किस डायरेक्शन में है? हमें पता चलेगा कुछ कि वो किस डायरेक्शन में है? उसका मैग्नीट्यूड तो जीरो है, तो वो किसी भी डायरेक्शन में हो सकती है, हमें कोई मतलब नहीं। ठीक है, तो उसकी जो डायरेक्शन है कोई भी होगी, एनी डायरेक्शन, और उसको हम अर्बिट्रेरी भी बोल सकते हैं। ठीक है, कि हमारी रेंज में नहीं है वो, हमें नहीं पता कि किस डायरेक्शन में है। उसका जो मैग्नीट्यूड है वो तो जीरो है, हमें कैसे पता चलेगा कि उसकी डायरेक्शन कौन सी है? ठीक है, तो जो ये पॉइंट है, जे विश्व प्रताप आप आया, जे इम्पोर्टेंट है। ठीक है, कि जो जीरो वेक्टर है उसकी डायरेक्शन अर्बिट्रेरी होती है, कोई भी हो सकती है, बिकॉज उसका जो मैग्नीट्यूड है वो जीरो है। बेटा जहां तक किसी को कोई भी डाउट है तो वो पूछ लो, जितनी भी टर्म्स हमने डिस्कस की। क्लियर है सभी को? विषय प्रताप आप लेट हो गए बेटा। ओके, लेक्चर इवनिंग में मैं डाल दूंगी ग्रुप में। ठीक है, आप सुन लेना, बाद में अगर कोई डाउट होगा तो पूछ लेना। नेक्स्ट है हमारा यूनिट वेक्टर। जो यूनिट वेक्टर है जो आपको बार 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 आएगा। ठीक है, आगे +2 में भी इसका बहुत काम है यूनिट वेक्टर का, इसे ध्यान से सुन लो। यूनिट, यूनिटी। ठीक है, हम ये वर्ड कब यूज करते हैं? वन के लिए। ठीक है, कोई भी चीज है अगर उसकी वैल्यू वन है तो हम उसके लिए यूनिट वर्ड यूज करते हैं ना, यूनिट वेक्टर, जिसका मैग्नीट्यूड वन हो। और इसका काम क्या है? आपने याद रखनी है जे लाइन के, यूनिट वेक्टर का काम हमेशा डायरेक्शन शो करना है। क्या है यूनिट वेक्टर का काम? हाँ, इसके अलावा इसका कोई काम ही नहीं है। बस, जो यूनिट वेक्टर है ये डायरेक्शन शो करता है। क्लियर है बेटा सभी को? और जो इसकी रिप्रेजेंटेशन है, जैसे हम एग्जांपल जो कॉमन लेकर चल रहे हैं, मैंने एक ही एग्जांपल ली। ठीक है, ऐसे ए वेक्टर को शो कर दिया, इसके मैग्नीट्यूड को ऐसे शो कर दिया। बट अगर मैं इसका यूनिट वेक्टर शो करूंगी तो ए के ऊपर कैप आएगी, इसे हम बोलते हैं ए कैप। अगर आपको फिजिक्स में कोई भी कैप वाला जो वेक्टर है वो दिखे, इट मीन्स वो यूनिट वेक्टर है। ओके। और आपको जो ज्यादा यूज होना है, बिकॉज जो पोजीशन वेक्टर है वो आर वेक्टर है। जो पोजीशन वेक्टर है उसे हम आर वेक्टर से डिनोट करके चलेंगे। ठीक है, जो इसका यूनिट वेक्टर है वो आर कैप आ जाएगा। और आर कैप का काम सिर्फ इतना है कि ये डायरेक्शन बताएगा एक्सप्रेशन के साथ में, बस, कि जो एक्सप्रेशन हम निकाल रहे हैं उसकी डायरेक्शन किस साइड है। ठीक है, और इसकी वैल्यू आपने याद रखनी है। कोई भी यूनिट वेक्टर है, आर कैप इज इक्वल टू आर वेक्टर, मींस वही वेक्टर जो हम वेक्टर यूज कर रहे हैं, जैसे आर कैप की वैल्यू निकालनी है तो आर वेक्टर ही आएगा ऊपर, अपॉन नीचे क्या आ जाएगा, उसका मैग्नीट्यूड। उसी वेक्टर का मैग्नीट्यूड आ जाएगा नीचे, वेक्टर फॉर्म ऊपर, दोनों की रेशो इसके इक्वल है आर कैप के। ये यूनिट वेक्टर की वैल्यू होती है, इसका अपना कुछ नहीं होता। ठीक है, इसका काम होता है सिर्फ डायरेक्शन को बताना, और इसकी वैल्यू हम उसी वेक्टर एंड उसके मैग्नीट्यूड की रेशो लेकर निकालते हैं। ओके, इतना क्लियर है बेटा सभी को? नेक्स्ट इमेज करें।
टाइम कितना हो गया? ओके, 10:30 तक है ना? ओके, नेक्स्ट करते हैं। नेक्स्ट आ गया हमारा को इनिशियल वेक्टर्स। ठीक है, को इनिशियल, को मीन्स सेम, इनिशियल मीन्स इनिशिएट होना, इनिशिएट होना मीन्स स्टार्ट होना किसी चीज का। ठीक है, तो ये ऐसे दो वेक्टर्स हैं जो सेम पॉइंट से स्टार्ट हो रहे हैं, मीन्स हैव अ कॉमन इनिशियल पॉइंट। सिंपल, क्लियर है? जस नेक्स्ट टर्म जो हमने डिस्कस करनी है, मल्टीप्लिकेशन ऑफ अ वेक्टर बाय अ रियल नंबर। मीन इस आर्टिकल से हमें ये पता चलेगा कि अगर हम किसी भी वेक्टर को, ठीक है, किसी रियल नंबर के साथ मल्टीप्लाई कर दें तो क्या होगा, उसका रिजल्ट क्या आएगा। जैसे हमारे पास ए वेक्टर है, कोई वेक्टर, ठीक है, ए वेक्टर कोई वेक्टर है, और एन हमने कोई भी रियल नंबर ले लिया। ठीक है, तो हमने क्या किया, एन को ए से मल्टीप्लाई कर दिया, एन को ए वेक्टर से मल्टीप्लाई कर दिया, तो वो एन ए वेक्टर आ जाएगा। क्या आ जाएगा? एन ए वेक्टर। जब हम एन को ए वेक्टर से मल्टीप्लाई करेंगे जो उसका रिजल्ट है वो एन ए वेक्टर आ जाएगा, मीन्स सिंपली वो मल्टीप्लाई हो जाएगा उससे। जैसे मान लो 2 ले लें हम, 2 को ए वेक्टर से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 ए वेक्टर आ जाएगा। ओके, और उसके बाद इसके टू केसेस बनते हैं। हमने ध्यान रखना है कि जो हम रियल नंबर ले रहे हैं वो नेगेटिव भी हो सकता है एंड पॉजिटिव भी हो सकता है। ठीक है, नेगेटिव के केस में क्या होगा, जब हम n को a से मल्टीप्लाई कर रहे हैं एंड n पॉजिटिव है फिर तो सिंपल आ जाएगा। ठीक है, बट अगर हम n को a से मल्टीप्लाई कर रहे हैं एंड n जो वो नेगेटिव रियल नंबर है, तो हम n के आगे मॉड लगाएंगे। मॉड का काम क्या है, नेगेटिव से पॉजिटिव कर रहा है जी। ओके, ठीक है, जो n है एक तो वो पॉजिटिव हो सकती है, जब पॉजिटिव से मल्टीप्लाई करेंगे सिंपल एन ए आ जाना है हमारे पास। ठीक है, एन ए वेक्टर। जब नेगेटिव एन होगा तो उसे हम मोड में लेकर उसे भी हम पॉजिटिव कर देंगे, मीन्स एन के आगे भी मॉड लगेगा। क्लियर है सभी को? नेक्स्ट है हमारा एडिशन ऑफ वेक्टर्स। अगर हमने कोई भी दो वेक्टर्स को ऐड करना है, सेम डायरेक्शन में है, सिंपली एडिशन हो जाएगी इसकी। ठीक है, इसके आगे दो केस है इसके, और एक है सब्ट्रैक्शन ऑफ वेक्टर्स, एक है इंक्लाइंड प्लेन, कुछ ऐसा है। ठीक है, मान लो कोई दो वेक्टर्स एक दूसरे के ऊपर इंक्लाइंड है। ठीक है, वो आप ट्राई कर लेना, अगर कोई डाउट होगा तो पूछ लेना, बस रीड आउट कर लेना, मीन्स कोई काम नहीं है उनका आगे ज्यादा। ठीक है, न्यूमेरिकल्स होंगे जो मेन मेन, वो मैं करवाऊंगी, साथ में समझाऊंगी। ओके, उसके बाद आपका आता है ट्राइंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन, जो वो मेन चैप्टर है हमारा वेक्टर का, वो जहां से स्टार्ट हो रहा है ट्राइंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन से। ठीक है, तो आज हमने ट्राइंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन डिस्कस करना है, अच्छी तरीके से समझना, और अब साथ में अपनी बुक ओपन कर लो। बुक में से है आपका? ओके, जिसकी ओपन नहीं है बेटा वो भी ओपन कर लो। आपका 2.08 टॉपिक है, सेकंड यूनिट का सेकंड चैप्टर कर रहे हैं हम, वेक्टर्स। ठीक है, और लॉज ऑफ वेक्टर एडिशन टॉपिक का नेम है। उसमें से जो फर्स्ट लॉ है ट्राइंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन, वो वाला डिस्कस करना है अभी हमने। ओके, तो पहले मैं आपको वर्बली बताऊंगी कि होता क्या है, उसके बाद हम स्टेटमेंट रीड करेंगे। जैसे हमारे पास मान लो कोई भी दो वेक्टर्स हैं। ठीक है, ए वेक्टर और उसके बाद आ गया दूसरा वेक्टर बी वेक्टर। पहले तो जे आइडेंटिफाई करो कि दोनों सेम डायरेक्शन में है। यस,
कैसे पता चलेगा? वैसे तो आपकी जब फ्लो बन जाएगा देखकर ही पता चल जाएगा। अगर आपको कोई कंफ्यूजन हो रही है तो मैं आपको एक ट्रिक बता देती हूँ। हमने स्टार्टिंग में जो रिप्रेजेंटेशन की थी वेक्टर में, उसमें किया था कि हेड कौन सा है, टेल कौन सा है। ठीक है, तो छोटा छोटा मेंशन कर लो। ये टेल है, ये हेड है, ये टेल है, ये हेड है। अगर कोई भी टू वेक्टर सेम डायरेक्शन में होंगे तो जो उनका रिलेशन बन रहा होगा वो हेड टेल ऐसे बन रहा होगा। ठीक है, जैसे जहां पर जो मिले हैं, हेड टेल मिले मिले हैं ना, इट मीन्स इनकी जो डायरेक्शन है वो सेम चल रही है। अब आगी बारी ऑपोजिट की। ऑपोजिट है जो ऐसे हो गया। अब इसको नेम देते हैं, चेक करना है। मान लो आपने, आपको पता नहीं चला कि इसकी जो डायरेक्शन है ऑपोजिट है, कैसे पता चलेगी? ये क्या है इसकी टेल, ये क्या है हेड। अब इस पॉइंट पर चेक करो कि दोनों हेड हेड इकट्ठे हो गए, और जहां पर दोनों टेल टेल हो गए, ये तो ऑपोजिट डायरेक्शन होगी ना। अगर इसका जो एरो है जो वो दूसरी साइड होता, मान लो इस साइड होता, ठीक है, फिर इन्होंने ऑपोजिट होना था, इधर हेड आना था, इधर टेल आना था, फिर हेड टेल हेड टेल हेड टेल ऐसे चल रहा था। ठीक है, बट इसकी डायरेक्शन क्या आ गई? ऑपोजिट आ गई। अब इतना बताओ कि आपको वेक्टर्स की डायरेक्शन चेक करना आ गया कि सेम चल रहा है या फिर ऑपोजिट? ओके, ओके। तो जो ट्राइंगल लॉ है, वो लॉ क्या स्टेट करता है? वो बोल रहा है हमारे पास मान लो कोई भी जो दो वेक्टर हैं वो सेम डायरेक्शन में है, और जो थर्ड वेक्टर है वो ऑपोजिट डायरेक्शन में है। ठीक है, वो स्टेट कर रहा है कि जो वेक्टर दोनों सेम डायरेक्शन में है उनका जो प्लस है, जो थर्ड वेक्टर है ऑपोजिट डायरेक्शन वाला उसके इक्वल आएगा, और जो थर्ड ऑपोजिट डायरेक्शन वाला वेक्टर है उसे हम रिजल्टेंट वेक्टर बोलेंगे। रिजल्टेंट मीन्स जितने भी वेक्टर्स हैं उनकी सारी पावर इस रिजल्टेंट वेक्टर जितनी है। मीन्स आर वेक्टर इज इक्वल टू पी वेक्टर प्लस क्यू वेक्टर। हमें कैसे पता चला कि आर वेक्टर इज इक्वल टू पी वेक्टर प्लस क्यू वेक्टर है? ये ट्राइंगल लॉ की स्टेटमेंट से पता चला। वो बोल रहा है कि कोई भी दो वेक्टर अगर सेम डायरेक्शन में है और जो थर्ड वेक्टर है वो ऑपोजिट डायरेक्शन में है, तो ऑपोजिट डायरेक्शन वाला जो वेक्टर है वो रिजल्टेंट वेक्टर होगा, और वो इक्वल होगा बाकी दोनों के प्लस। अब मुझे बताओ कि जहां तक क्लियर है सभी को। ओके, अब मैं जो ट्राइंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन की डेफिनेशन मीन्स स्टेटमेंट है जो बुक पर लिखी है उसे रीड कर रही हूँ। ठीक है, अगर किसी को कोई प्रॉब्लम होगी तो मुझे बीच में से पूछ लेना। रीड करना अपने साथ में देखना है जब मैं रीड करूंगी, ठीक है, तो समझ में आ जाएगा। Triangle law of vector addition. It states that if two vectors can be represented in magnitude and direction by the two sides of a triangle taken in same order. फर्स्ट लाइन क्या बता रही है कि दो वेक्टर्स लिए हैं, ठीक है, जो मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन दोनों रिप्रेजेंट कर रहे हैं एक ट्राइंगल की टू साइड्स की तरह बिहेव करके, और दोनों वो सेम ऑर्डर में लगे हैं जैसे पी वेक्टर एंड क्यू वेक्टर। देन द रिजल्टेंट इज रिप्रेजेंटेड कंप्लीटली। जो रिजल्टेंट होगा वो मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन दोनों शो करेगा बाय द थर्ड साइड ऑफ द ट्राइंगल टेकन इन द ऑपोजिट ऑर्डर। जो ट्राइंगल की थर्ड साइड है ऑपोजिट डायरेक्शन वाली, वो क्या होगा? उन दोनों का रिजल्टेंट होगा। और रिजल्टेंट को कैसे फाइंड आउट करना है? बाकी दोनों वेक्टर्स का प्लस लेकर। किसी को कोई प्रॉब्लम जहां तक? ऑल क्लियर? ओके बेटा, ठीक है। और मैंने आपसे ये बात डेली ही भूल जाती हूँ पूछनी कि आपकी फिजिक्स की जो प्रैक्टिकल नोटबुक्स हैं वो स्टार्ट करवाई हुई है मैम ने? अभी लगवाई ही नहीं? ओके,
ठीक है, कोई बात नहीं, मंडे करती हूँ मैं बात, ठीक है। हम जो प्रैक्टिकल नोटबुक्स हैं वो भी स्टार्ट करनी है साथ में, ताकि हम प्रैक्टिकल वर्क कंप्लीट कर लें, जब भी स्कूल ओपन हो तो हम उन्हें परफॉर्म करके देख लें। ओके। ठीक है बेटा, अपना जो टेस्ट है वो अच्छे तरीके से तैयार करना। अगर बीच में किसी को कोई भी डाउट आता है तो आप मुझे पर्सनली चैट और पर्सनली कॉल करके पूछ सकते हो, ठीक है। और जितना हो गया वो रिवाइज कर लेना। ओके बेटा, ठीक है, अपनी नेक्स्ट क्लास लगाओ। हैव अ नाइस डे। थैंक यू, सेम टू यू।